नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल स्टडी विद अशोक में। और दोस्तों, आज का ये टेस्ट है। ये इस टेस्ट के माध्यम से आप यूपी ट्रिपल एससी, एसएससी, रेलवे, बीईओ, लेखपाल, इन सभी के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का एक सेट है। इसमें 75 क्वेश्चंस हैं। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन दोस्तों, पहला क्वेश्चन है कि तारपीन का तेल निम्नलिखित पेड़ से प्राप्त किया जाता है। तो तारपीन का तेल चीड़ नामक पेड़ से प्राप्त किया जाता है। इसका ऑप्शन होगा डी। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सबसे कम आग पकड़ने में प्रवृत्त है। तो दोस्तों, वैसे तो ये सभी आग पकड़ते हैं, लेकिन जो सबसे कम है वो है सूत। टेरिकॉट, नायलॉन और रेयॉन की अपेक्षा ये कम आग पकड़ता है। अगला क्वेश्चन है कि प्रोटीन क्या है। तो दोस्तों, प्रोटीन मुख्यतः पॉलीपेप्टाइड्स होता है और प्रोटीन का निर्माण अमीनो अम्लों से मिलकर होता है। अमीनो अम्ल एक दूसरे से पेप्टाइड बॉन्ड द्वारा जुड़े रहते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा मांसभक्षी पौधा है। तो बटरवर्ट जो है ये मांसभक्षी पौधा है। दोस्तों, ये उन स्थानों में पाया जाता है जहाँ की मिट्टी में नाइट्रोजन का अभाव होता है और इस अभाव की पूर्ति करने के लिए ये कीटों को खाता है। अगला क्वेश्चन है, पनीर बनाने में किस किण्वक का प्रयोग होता है। तो दोस्तों, पनीर बनाने में रेनिन किण्वक का प्रयोग होता है। अगला है इर्बेरियम है। इर्बेरियम क्या है दोस्तों? इर्बेरियम, अच्छा इसमें गलत लिख गया, हर्बेरियम होगा ये। दोस्तों, हर्बेरियम है ये। हर्बेरियम एक केंद्र है जहाँ वनस्पतियों के सूखे नमूनों का संरक्षण किया जाता है। इसका ऑप्शन होगा डी। ठीक, अगला क्वेश्चन है कि बीजों का सर्वोत्तम संरक्षण होता है। तो बीजों का सर्वोत्तम संरक्षण ठंडी और शुष्क परिस्थितियों में होता है। तो इसका ऑप्शन होगा सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, टीबिया फैबुला नामक हड्डी इसमें पाई जाती है। तो टीबिया फैबुला दोस्तों टांग में पाई जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि निर्जलीकरण के दौरान शरीर में से कौन से पदार्थ का सामान्यतः क्षय होता है। तो दोस्तों, निर्जलीकरण यानी कि डिहाइड्रेशन के दौरान शरीर से सोडियम क्लोराइड निकलता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि बॉयल नियम निम्नलिखित स्थिति में लागू होता है। तो दोस्तों, जो बॉयल का नियम होता है वो होता है V समानुपाती 1/P और ये कांस्टेंट टेम्परेचर यानी कि नियत तापमान पर होता है। तो इसका ऑप्शन होगा बी। ठीक है, अगला है दोस्तों कि डीजल इंजन के लिए प्रयुक्त के लिए कंप्रेशन अनुपात की रेंज हो सकती है। तो डीजल इंजन के लिए जो कंप्रेशन अनुपात की रेंज होती है वो होती है 16 से 20 तक। अगला क्वेश्चन है कि जब एक हवा भरा हुआ टायर फटता है तब निकलने वाली हवा गर्म हो जाएगी, तापमान समान बना रहेगा, या इनमें से कोई नहीं, या ठंडी हो जाएगी। तो दोस्तों, जब हवा भरा हुआ टायर फटता है तो उसमें अचानक फैलाव होता है। ठीक, एक्सपेंशन होता है और इस एक्सपेंशन के कारण हवा जो होती है वो बाहर से ऊष्मा नहीं ले पाती है और इस प्रसार के लिए जो आवश्यक ऊर्जा होती है वो अपनी आंतरिक ऊर्जा से ही प्राप्त करती है, जिससे उसकी आंतरिक ऊर्जा घट जाती है और उसका तापमान गिर जाता है और वह क्या हो जाती है, ठंडी हो जाती है। ये रुद्धोष्म प्रक्रम का एक उदाहरण है, रुद्धोष्म यानी कि एडियाबैटिक प्रोसेस का। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन होगा डी, ठंडी हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है कि एक गैस वायुमंडलीय दाब पर 1 लीटर से बढ़कर 3 लीटर हो जाती है तो गैस द्वारा किया गया कार्य लगभग क्या होगा। दोस्तों, ये न्यूमेरिकल है और इसमें जो फॉर्मूला लगेगा, इसमें हमसे पूछा गया है कार्य। तो कार्य का जो फॉर्मूला होगा इसमें लगेगा W बराबर P इंटू डेल्टा वी। ठीक, और इसमें जो P है वो है वायुमंडलीय दाब और वायुमंडलीय दाब हमको पता है 10⁵ न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। और जो डेल्टा वी है वो ये बता रहा है कि जो वायुमंडलीय दाब है उसकी दर कितनी हो रही है, 1 से 3 लीटर हो रही है, यानी कि उसमें डिफरेंस कितने का हो रहा है, 2 का। ठीक है, और ये होता है 2 × 10⁻³ ये लीटर में दे रखा है। ठीक है, और जब हम इसकी 1 से 10⁵ से मल्टीप्लाई करेंगे तो 200 आएगा। वो 200 क्या होगा, जूल में होगा। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 13 का सी। ठीक, अगला क्वेश्चन है कि किसी प्लानर में कार्य का संपादन निम्नलिखित विधि द्वारा होता है। तो दोस्तों, ये होता है टेबल की गति द्वारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किसी गैस के निश्चित द्रव्यमान का 273 डिग्री परम ताप पर आयतन 25 मिलीलीटर है। यदि दाब स्थिर रखा जाए तो परम ताप के दुगने ताप पर उसी गैस के द्रव्यमान का आयतन क्या होगा।
दोस्तों इसमें जो फॉर्मूला लगेगा वो लगेगा हमारा V1/T1 बराबर V2/T2। गैस इक्वेशन है ये हमारी, ठीक। और इसमें V1 हमको दे रखा है 25 ml और T1 होता है, यानी कि परम ताप की बात कर रहा है, ये होता है 273 केल्विन 273। अब कह रहा है कि यदि दाब स्थिर रखा जाए तो परम ताप के दुगुने, यानी कि T1 अब कितना, T2 कितना हो जाएगा 546 केल्विन, ठीक है। तो गैस के द्रव्यमान का आयतन क्या होगा, यानी कि V2 की वैल्यू हमसे पूछ रहा है। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 50 ml, ठीक। सही उत्तर होगा बी। अगला क्वेश्चन है कि डीसी की अपेक्षा एसी का क्या लाभ है। तो दोस्तों डीसी की अपेक्षा एसी में क्या होता है कि न्यूनतम शक्ति क्षय के साथ इसका संचरण लंबी दूरी के लिए किया जा सकता है। इसका ऑप्शन होगा डी, ठीक। अगला क्वेश्चन है कि ब्लॉटिंग पेपर द्वारा स्याही के सोखने में शामिल है। तो दोस्तों ये जो उदाहरण होता है ये केशिकीय अभिक्रिया परिघटना का उदाहरण है। ये साइंस का क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा जब मैं केशिकात्व वाला चैप्टर पढ़ेंगे जब, ठीक। अगला क्वेश्चन है कि एक संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में अभिदृश्यक एवं नेत्रिका की आवर्धन क्षमताएं क्रमशः M1 एवं M2 हैं। सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता होगी, तो दोस्तों सूक्ष्मदर्शी की जो आवर्धन क्षमता है वो M1 × M2 होती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि रोशनी के लिए प्रयुक्त साधारण ट्यूबलाइट में होता है, ठीक है। इसके रोशनी के लिए प्रयुक्त साधारण ट्यूबलाइट में होता है फ्लोरोसेंट पदार्थ और अक्रिय गैस, एक फिलामेंट परावर्ती पदार्थ व पारावाष्प, सी है फ्लोरोसेंट पदार्थ व पारावाष्प, और डी है दो फिलामेंट फ्लोरोसेंट पदार्थ व पारावाष्प। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, ठीक। जो रोशनी के लिए जो साधारण ट्यूबलाइट में दो फिलामेंट, एक फ्लोरोसेंट पदार्थ और पारे की वाष्प होती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है शरीर में पसीना सबसे अधिक कब निकलता है। तो दोस्तों शरीर में सबसे अधिक पसीना तब निकलता है जब टेम्परेचर ज़्यादा होता है और हवा आर्द्र होती है, ठीक है। ऑप्शन होगा बी। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पिघलने पर ठोस सामान्यतः फैलता है, सही है। पिघलने पर बर्फ़ सिकुड़ती है, ये भी सही है। बर्फ़ का घनत्व पानी से कम होता है, तो ये भी सही है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक। अगला क्वेश्चन है कि ऊंचाई पर खाना देर से क्यों बनता है। क्योंकि ऊंचाई पर जाने पर क्या होता है, वायुमंडलीय दाब कम होता जाता है, तो इसका सही ऑप्शन होगा डी। अगला है ध्वनि किस रूप में यात्रा करती है। दोस्तों ध्वनि जो होती है हमारी कैसी तरंगे हैं, अनुदैर्ध्य तरंगे हैं, ठीक। तो इसका ऑप्शन होगा बी। प्रयोगशाला उपकरणों को बनाने के लिए उपयोग में लाया गया कांच है। प्रयोगशाला के जो उपकरण बनाए जाते हैं दोस्तों वो बनाए जाते हैं पायरेक्स कांच से। 24 का ए। निम्नलिखित में से कौन सा अवयव किसी इलेक्ट्रॉनिक परिपथ में डीसी को ब्लॉक करने के लिए उपयोग में लाया जाता है। तो दोस्तों ये होता है धारिता, ठीक है। इसे कैपेसिटेंस भी बोलते हैं, ये होती है धारिता, ठीक है। अगला है दोस्तों हमारा सामान्य ज्ञान का, इसमें 50 क्वेश्चंस होंगे, ठीक। तो इसमें जो क्वेश्चन है पहला क्वेश्चन ये है कि ऋग्वेद का सबसे प्रसिद्ध भगवान कौन है। दोस्तों हम बता चुके हैं ऋग्वेद का सबसे प्रसिद्ध भगवान कौन है, इंद्र। इंद्र के लिए इसमें 250 श्लोकों की रचना की गई है। उसके बाद दूसरे नंबर पे आता है अग्नि, ठीक। तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि अकबर के द्वारा बनाए गए उपासना भवन का क्या नाम था। तो अकबर ने जो बनाया था उपासना भवन, ये 1575 ईस्वी में फतेहपुर सीकरी में इसने इबादत खाने की स्थापना की थी, और जिसमें सभी धर्म के बुद्धिजीवी और अनुयायी आकर अपने विचार आपस में बांटते थे, ठीक। तो ये सभी धर्मों के लिए खुला रहता था और इसे हम कहते हैं इबादत खाना। मीर बख्शी मुग़ल साम्राज्य का प्रमुख होता था। तो दोस्तों जो मीर बख्शी है ये मुग़ल साम्राज्य में या अकबर के शासनकाल में था, और ये सैनिकों के प्रमुख यानी कि सेना प्रमुख होता था उसे कहा जाता था, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा सेना का संगठन, ठीक है। अगला क्वेश्चन है वह प्रसिद्ध जैन विद्वान कौन था जिसका अकबर बहुत सम्मान करता था। तो दोस्तों अकबर सभी धर्मों का सम्मान करता था वैसे तो, लेकिन अकबर ने जैन धर्म के जो दिगंबर शाखा के संत थे मुनि हरि विजय सूरी, इनको सम्मानित किया था तथा उसे जगत गुरु की उपाधि भी दी थी। तो ऑप्शन होगा इसका बी, ठीक। अगला है कि इनमें से एक फतेहपुर सीकरी में स्थित नहीं है। तो दोस्तों क्या स्थित नहीं है इसमें से, जो मोती मस्जिद है ये कहाँ स्थित है, ये आगरा में स्थित है,
ठीक। अगला है कि भारत के साथ जिन्होंने सर्वप्रथम व्यापार संबंध बनाए वह थे, तो ये तो सबको पता होगा, ये कौन थे? पुर्तगाली थे, सबसे पहले पुर्तगाली आए थे। ठीक है। अगला है कि सुगौली की संधि या सिंगोली की संधि भी बोलते हैं, इस पर किस वर्ष हस्ताक्षर हुए थे? दोस्तों ये अंग्रेज़ों और नेपाल के विरुद्ध, अंग्रेज़ों और नेपाल में युद्ध हुआ था, जिसमें लॉर्ड हेस्टिंग्स नेतृत्व कर रहे थे, और इसमें गोरखाओं की पराजय होती है, और ये 1814 से 1816 ईस्वी के आसपास के युद्ध है। और इसमें एक संधि होती है, इस संधि के तहत कंपनी को क्या होता है, गढ़वाल और कुमायूं के ज़िले प्राप्त हो जाते हैं। ठीक है, तो ये हमारी हुई थी 1816 ईस्वी। अगला है शहीद भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को कब फांसी दी गई? तो दोस्तों ये है मार्च 1931, ऐतिहासिक दिन है। ठीक है। प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस पर हिंदू मुस्लिम दंगों की वजह से कहाँ भारी नुकसान हुआ था? तो दोस्तों जब ये प्रत्यक्ष यानी कि डायरेक्ट एक्शन डे ये हुआ था आपका 16 अगस्त 1946 को, ठीक है, के रूप में इसको मनाया गया, और इस दिन सांप्रदायिक दंगे हुए थे, जिसमें कोलकाता में अकेले लगभग 7,000 लोगों को कत्ल कर दिया गया था। ठीक है, तो ये कहाँ हुआ था सबसे ज़्यादा नुकसान? हमें हुआ था कोलकाता में। अगला है सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस से कब इस्तीफ़ा दिया? तो दोस्तों सुभाष चंद्र बोस ने जब कांग्रेस के दूसरी बार अध्यक्ष चुने गए थे, तो गांधी जी के अनुयायियों ने इनके विरोध किया, और जिसके चलते इन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया, और इन्होंने ये इस्तीफ़ा 1939 ईस्वी में दिया था, और इसी साल इन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना भी की थी। ठीक है, तो उसका सही ऑप्शन होगा सी। अगला है सुभाष चंद्र बोस ने अंतरिम सरकार की स्थापना कब की? तो दोस्तों सुभाष चंद्र बोस ने जो अंतरिम सरकार की स्थापना थी वो की थी 1943 ईस्वी में। ठीक। अगला है अंग्रेज़ों ने भारत तथा इंग्लैंड के बीच सीधा तार संबंध कब स्थापित किया था? ये सर जॉन लॉरेंस के कार्यकाल में हुआ था, और भारत और यूरोप के बीच पहली समुद्री टेलीग्राफ सेवा शुरू हुई थी, और ये समय था 1865 के आसपास। ठीक है, तो सही ऑप्शन हो जाएगा 1865। अगला क्वेश्चन है कि सर्वप्रथम स्वराज्य शब्द का प्रयोग 19वीं शताब्दी के अंत में किस स्वाधीनता सेनानी के द्वारा किया गया था? तो सही है, इसका ऑप्शन है बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, जब पॉलिटी पढ़ेंगे तब बताएंगे। अगला है कि निम्नलिखित घटनाक्रम को सजाना है। तो दोस्तों इसमें सबसे पहला कौन सा घटना हुआ था? बंगाल विभाजन कब हुआ था? 1905। ठीक। और उसके बाद देखेंगे कि तो खेड़ा हुआ था हमारा 1918 को, है ना, 1918, ये 1905। ठीक। और चंपारण 1917, और जलियांवाला बाग 1919। तो क्रम से लगाना है, तो पहले 1900 बंगाल विभाजन, उसके बाद 17 खेड़ा, चंपारण, फर्स्ट, थर्ड, सेकंड और फोर्थ। तो ऑप्शन होगा उसका ए। ठीक। अगला है सन 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा की मांग कहाँ पर हुए अधिवेशन में रखी गई? तो दोस्तों ये था फैजपुर अधिवेशन 1936। ठीक है। और अगला क्वेश्चन है कि भारत में सर्वाधिक जनसंख्या किस राज्य में है? सबसे ज़्यादा जनसंख्या भारत में उत्तर प्रदेश में ही है। ठीक है। अगला है भारत में सबसे कम जनसंख्या किस राज्य में है? तो सबसे कम जनसंख्या सिक्किम की है। ठीक। अगला क्वेश्चन है हरित क्रांति का संबंध किस फसल से है? तो दोस्तों हरित क्रांति का संबंध मुख्य रूप से गेहूं से है। ठीक है, सबसे ज़्यादा फ़ायदा इसी में हुआ था। भारत का संपूर्ण क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263 है। ठीक। अगर आपको आगे की डिजिट नहीं भी याद है तो केवल 32 से याद रखना है, ये 32 ऑप्शन में डी में ही है सिर्फ। ठीक है। झारखंड के उत्तर में स्थित राज्य है। जिसने मैपिंग अच्छे से पढ़ी होगी दोस्तों वो बता देगा कि झारखंड के उत्तर में कौन सा राज्य है। तो झारखंड के उत्तर में हमारा क्या पड़ता है? बिहार। ठीक है, तो ऑप्शन बी। भारत में सर्वाधिक घनत्व वाला राज्य कौन सा है? तो सर्वाधिक घनत्व दोस्तों बिहार में। भारत में सबसे कम घनत्व वाला राज्य कौन सा है? तो सबसे कम घनत्व की यदि हम बात करें तो वो है अरुणाचल प्रदेश। ये है 70 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। और यदि भारत की बात करें तो भारत का जो घनत्व है वो है 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। निम्नलिखित संघ शासित क्षेत्रों में सबसे छोटा क्षेत्रफल में कौन सा है? तो सबसे छोटा दोस्तों
हमारा है लक्षद्वीप। ठीक। और निम्नलिखित में से वह कौन सा क्षेत्र है जो संघ राज्य क्षेत्र नहीं है? तो त्रिपुरा नहीं है दोस्तों, बाकी के तीनों कैसे हैं? केंद्र शासित प्रदेश हैं। भारत के दक्षिणी छोर का नाम क्या है? तो दक्षिणी छोर का नाम हमारा क्या है? इंदिरा पॉइंट। ठीक है, इंदिरा कॉल उत्तरी पॉइंट है। तो इंदिरा पॉइंट क्या है? हमारा सबसे दक्षिणी छोर का नाम है। और इसका नाम क्या था? एक और नाम भी है, पिग्मिलियन पॉइंट भी इसको कहते हैं। ठीक है। आर्थिक विकास निर्भर करता है प्राकृतिक संसाधनों पर, पूंजी निर्माण पर, बाजारी आकार पर, या उपरोक्त सभी? तो दोस्तों उपरोक्त सभी, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है कि बैंकिंग निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के अंतर्गत आती है? तो दोस्तों बैंकिंग है, ठीक है, परिवहन है, टूरिज्म है, ठीक है, ये सब हमारे तृतीय क्षेत्र में आते हैं। तो ऑप्शन हो जाएगा 52 का सी। यदि वस्तु का मूल्य 240 रुपये से 220 रुपये तक घट जाता है और मांगी गई मात्रा 200 से 210 इकाई बढ़ जाती है तो मांग का बिंदु लोच क्या होगा? ये इकोनॉमिक्स का न्यूमेरिकल है। ठीक दोस्तों, इसको निकालने का एक मेथड होता है। इसमें मांगी गई मात्रा में परिवर्तन, ठीक, और बटे मांगी गई प्रारंभिक मात्रा, उसके अपॉन में मांगे लिखेंगे हम कीमत में परिवर्तन और बटे प्रारंभिक कीमत। तो अगर हम इसको निकालेंगे वस्तु मांग का बिंदु लोच, तो मांगी गई मात्रा में परिवर्तन कितना हो जाएगा? ये तो वस्तु का मूल्य है, 200 से 210 हो रहा है, यानी कि -10 का परिवर्तन हो रहा है। ठीक है, बटे प्रारंभिक मात्रा कितनी है? ये है 200, ठीक, बटे 200, और अपॉन इन दोनों का डिफरेंस, वस्तु के मूल्य का अंतर कितना है? 240 से 220 हो गया, यानी कि 20 का अंतर है, और बटे प्रारंभिक मात्रा कितनी है? 240। ठीक है, इसको यदि हम सॉल्व करेंगे तो आएगा हमारा माइनस के 0.6। ठीक है, ये ऐसे निकालते हैं। तो ये ऑप्शन हो जाएगा हमारा 53 का सी। अगला क्वेश्चन है, 5वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था? तो 5वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था गरीबी उन्मूलन और आत्मनिर्भरता। ठीक। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किसको प्रति इकाई परिवर्तनीय आगत पर निर्गत के रूप में परिभाषित किया जाता है? तो ये है औसत उत्पाद। ठीक है, ऑप्शन डी। अगला है, भारतीय संसद किसी भी राज्य के लिए कोई कानून बनाने में सक्षम है यदि? तो दोस्तों किस किस कंडीशन में कानून बना सकती है? कुछ कंडीशंस हैं। ठीक है, जैसे अनुच्छेद 249 के तहत यदि राज्यसभा संकल्प पारित करके घोषणा करती है कि राष्ट्रीय हित में यह आवश्यक है कि संसद राज्य सूची के विषय पर कोई कानून बनाए, ठीक है, तो कानून बना सकती है। अनुच्छेद 253 के तहत अंतर्राष्ट्रीय करारों को प्रभावी करने के लिए कानून बना सकती है। जब राष्ट्रपति शासन लगा हो अनुच्छेद 356 के तहत, तब कानून बना सकती है। ठीक है, तो इसका यदि हम ऑप्शन देखें तो 352 के तहत भी आपातकाल जब लागू होता है तो क्या कर सकती है? कानून बना सकती है। ठीक, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए और बी दोनों। 2 या 2 से अधिक राज्यों की विधानसभाएं इसका अनुरोध करें तब भी कानून बनाया जा सकता है। ठीक, 56 का हो जाएगा डी ऑप्शन। कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार देता है? अभी बता चुका हूँ, 249। ठीक। अगला है, संसद के किसी सदस्य द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को जन्म महत्व का अविलंब मामला मानते हुए जो चर्चा की जाती है उसे क्या कहते हैं? ठीक है, उसे क्या कहते हैं? तो दोस्तों उसे कहते हैं स्थगन प्रस्ताव। ठीक है, ये 50 सदस्यों की सहमति के बाद अविलंबनीय लोक महत्व के विषयों पर चर्चा हेतु यह प्रस्ताव लाया जाता है, जिसके तहत संसद की पूरी कार्यवाही को स्थगित करके इस पर चर्चा कराई जाती है। ठीक, तो उसका ऑप्शन होगा ए। जब किसी संसद सदस्य द्वारा यह महसूस किया जाता है कि किसी मंत्री द्वारा सदन को गलत जानकारी दी गई है तो सदस्य द्वारा कौन सा प्रस्ताव लाया जाएगा? ठीक, ये क्वेश्चन दोस्तों आप कमेंट्स बॉक्स में मेरे को बताना इसका आंसर क्या होगा। एक क्वेश्चन आपके लिए भी है। ठीक है, नहीं आएगा तो मैं बता दूंगा कमेंट्स में कौन सा ऑप्शन है इसका। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन अविश्वास प्रस्ताव के बारे में सही है? इसका संविधान में उल्लेख नहीं किया गया है। ठीक है, तो ये सही है। 2 अविश्वास प्रस्ताव के बीच 6 माह का अंतर होना चाहिए, ये सही है। सदन के 100 सदस्यों द्वारा इसे समर्थन मिलना चाहिए, नहीं, 50 सदस्यों की सहमति होनी चाहिए। ठीक, तो ये गलत है। और इसे केवल लोकसभा में लाया जा सकता है, ये भी सही है। तो फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ, ऑप्शन सी।
सशरीर प्रस्तुत किया जाए निम्नलिखित में से किस रीड के माध्यम से संभव है। तो दोस्तों सशरीर प्रस्तुत करने का मतलब होता है बंदी प्रत्यक्षीकरण, ठीक है, और इसका अर्थ होता है कि बंदी को सशरीर न्यायालय में प्रस्तुत करना, ठीक है। तो ऑप्शन ए। संविधान का कौन सा अनुच्छेद धन विधेयक से संबंधित है। तो संविधान का अनुच्छेद 110 धन विधेयक से संबंधित है। लक्षद्वीप राज्य का उच्च न्यायालय भारत के किस क्षेत्र में स्थित है। तो लक्षद्वीप का दोस्तों केरल में स्थित है। संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है। दोस्तों संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष ही करता है, लेकिन इसके यदि बुलाने की बात करें तो बुलाता इसे राष्ट्रपति है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कितने प्रकार की रिट जारी की जा सकती है। तो दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 5 प्रकार की रिट जारी की जा सकती हैं। कौन कौन सी होती हैं। बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार प्रक्षालेख, ठीक। अगला क्वेश्चन है कि 8 जनवरी 2019 को आईसीसी का 105वां सदस्य कौन बना, ठीक है। तो 105वां सदस्य बना है आपका अमेरिकी क्रिकेट संघ। ये आईसीसी का 105वां सदस्य बन गया है। इससे पहले सदस्यों की संख्या 104 थी। 8 जनवरी 2019 को विश्व बैंक के अध्यक्ष जिम योंग किम ने इस्तीफ़ा दिया। इनका इस्तीफ़ा किस तिथि से प्रभावी होगा। तो दोस्तों ये होगा 1 फरवरी से। ग्लोबल एविएशन समिट 2019 का थीम क्या है। तो दोस्तों इसका थीम है फ्लाइंग फॉर ऑल। अगला है कौन सा दूसरे से अलग है। एंड्रॉयड, उबांटू, विंडोज़ और लिनक्स। दोस्तों इसमें से जो एंड्रॉयड है ये मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है, और बाकी के तीनों ये कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम है। अगला है कंप्यूटिंग में जो गणित और तार्किक कार्यवाही करता है उसे एक गणित और तर्क इकाई कहा जाता है। तो वो कौन सा है। वो है हमारा डिजिटल सर्किट, ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं एलयू कहा जाता है इसे, ठीक है। अगला है डीवीडी का मतलब है। डीवीडी की फुल फॉर्म पूछिए दोस्तों। डीवीडी की फुल फॉर्म होती है डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, ठीक है। सीडी की होगी कॉम्पैक्ट डिस्क। उत्तर प्रदेश में किस वर्ष में मनरेगा प्रारंभ किया गया था। दोस्तों मनरेगा जो यूपी में स्टार्ट हुआ था वो हुआ था 2006 से प्रारंभ किया गया था, ठीक। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश में कौन सी जनजाति दीपावली को शौक के रूप में मनाती है। तो ये है थारू। ये उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड दोनों में ही है। स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में शौचालयों के निर्माण के लिए नवंबर 2014 में उत्तर प्रदेश सरकार ने कितने करोड़ का प्रावधान किया था। तो दोस्तों 685 करोड़। कितने का 685 करोड़ का प्रावधान किया था। ऑप्शन डी। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की साक्षरता दर क्या है। तो दोस्तों जो लखनऊ की साक्षरता दर है वो 84% है, ठीक है, जिसमें से अगर हम पुरुष साक्षरता दर की बात करें तो वो लगभग 86% है और महिला साक्षरता दर लगभग 79% है, ठीक। तो दोस्तों ये था आज का टेस्ट और आपको कैसा लगा कमेंट्स में बताइएगा और चैनल को प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।